Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 3 of Unit 13. This is from Block 4 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. अब शुरुआत इस टॉपिक की हुई है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, कंसेप्ट ऑफ एजिंग, दैट मीन्स एज से रिलेटेड है और कैसे एजिंग पीपल अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, इसके ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरीज एंड क्या इंटरवेंशंस है वो भी हम सीखेंगे। सो विलियम शेक्सपियर्स नाम तो सुना ही होगा। इनकी ये बहुत पॉपुलर रहे हैं अपने राइटिंग के लिए एंड इन्होंने एजिंग के ऊपर भी बताया है कि जब हम एज हो रहे होते हैं, ये इनके डायलॉग हैं, मैं आई वोंट रीड इट अदरवाइज वीडियो और बड़ा हो जाएगा, वैसे ही ऑलरेडी बड़ा होने वाला है। जब हम एज होते हैं तो हम ऐसी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं जो हमें एक्साइट नहीं करते हैं, हम अलग दिखने लग जाते हैं जैसे जैसे एज होती है। आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अगर फ़ोटोज़ निकाल के देखते होंगे उनके यंग एज की, तो आप उनको बोलते होंगे हाय हाय आप कितने अच्छे लगते थे, है ना। वो जो थे वाला वर्ड है ना, वो बड़ा चुभने वाला होता है ओल्ड एज लोगों के लिए। उनसे पूछा जाए तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलने लग जाती हैं। एंड एजिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, डिपेंडेंसी आने लगती है, मॉर्बिडिटी का खतरा हमेशा सोच रहती है दिमाग में, कॉग्निटिव इन्फर्मिटी आने लगती है, सोचना, एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें कम होती जाती हैं धीरे धीरे एज के साथ। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 60 के होके फिट और एक्टिव दिखाई देते होंगे, और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 40 के होंगे लेकिन 60 जैसे दिखाई देते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, है ना। मतलब जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती जाती है और हम अपना ध्यान नहीं रखते, तो हम हर तरह से बूढ़े होने लगते हैं। हम अपनी एज से भी, अपने दिमाग से भी बूढ़े होने लगते हैं, अपनी सोच से भी बूढ़े होने लगते हैं, और फिज़िकली भी बूढ़े होने लगते हैं। यानी कि एज जैसे ही 40 प्लस होने लगें, तब से हमें अपना ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए, अपनी हर चीज़ का, अपनी डाइट से लेके, अपनी फ़िटनेस से लेके, अपनी सोच तक का। बायो साइको सोशल प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम, जैसे जैसे एजिंग होती है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजिंग के बारे में बात की है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल पे जो चेंजेस आते हैं वो डिटीरियोरेट होने लगते हैं। मतलब कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, एनाबॉलिज्म कम होता है, यानी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो हम उसको एजिंग कहते हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के बारे में बात करें तो सोशियो कल्चरल फैक्टर मतलब कि हमारा माइंड सेट सोसाइटी और अपने पूरे सोसाइटी में एजेड लोगों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे सोशल कॉमन बेंचमार्क क्या है एजिंग का, कि पॉलिसीज़, रिटायरमेंट पॉलिसीज़ देना शुरू कर देते हैं, है ना। जहाँ पे 60 रिटायरमेंट पे ले लीजिए, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, है ना, तरह तरह की पॉलिसीज़ आ जाती हैं। वो आपको इंडिकेट करने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमारी लाइफ अब नॉर्मल नहीं है, समथिंग इज़ गोइंग डिफरेंट। जापान एंड इंडिया में हमारा जो कल्चर है, वहाँ पे ये माना गया है कि ओल्ड, जैसे जैसे हम ओल्ड होने लगते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है, एंड वो सिंबल ऑफ विजडम माने जाते हैं। हाउएवर इंडियन सोसाइटी का थॉट प्रोसेस अब चेंज हो गया है। अब तो जो बूढ़े हो रहे होते हैं उनको बोझ समझने लगते हैं लोग, उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन हमारे अगर पुराने आप माइथोलॉजिकल चीज़ें ले उठा के खोलेंगे, बुक्स खोलेंगे, उसमें ओल्ड एज की बहुत वैल्यू दी गई है। और इस वीडियो से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग नहीं करते प्लीज़ अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट एंड केयर करना शुरू कर दें आज से, अभी से। यहाँ आप महसूस करेंगे इस वीडियो से कि क्या गुजरती है ओल्ड एज पीपल में। वो खुद से ही, अगर आप कोई फैमिली में सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो भी उनके खुद के अपने थॉट प्रोसेस होते हैं जो उन्हें परेशान करके रखते हैं। आपको वो भी समझने की ज़रूरत है। बाहर से तो एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि उनको सपोर्टिव रहें, उनके लिए उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। जो इंडिविजुअलिस्टिकली सोसाइटीज़ एजिंग कर रही होती हैं, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ मतलब जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के बारे में हमने बात की थी, जो वेस्टर्न कल्चर है जहाँ पे लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, बाउंड्रीज नहीं पसंद उनको, बाउंड्रीज सेट करते हैं बेसिकली, कोई उनको रिश्तों से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ऐसे में लोगों जैसी एज होते हैं तो उनके साथ
अनडिज़ायरेबल वाली खुद के अंदर भी फीलिंग आ जाती है, उनको ट्रीट भी वैसे ही किया जाता है कि यू आर ए लायबिलिटी एंड वी डोंट नीड यू वाला सोसाइटी हो जाती है वेस्टर्न कल्चर में। नाउ ये तो था हमने क्या क्या किया है, हमने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एजिंग का देखा, हमने सोशियो कल्चरल फैक्टर्स देखे। अब हम जा रहे हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिसके बारे में मैं शुरू से ही बात कर रही थी क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो वो तो दिमाग में रहना ही चाहिए। जब हम बात करते हैं एजिंग की, तो एजिंग में क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस होने लगती है ना, ब्रेन में क्या चेंजेस आने लगते हैं, इमोशनली वो नीडी हो जाते हैं जैसे जैसे एज होती है, स्लो हो जाते हैं, उनके मूड भी चेंज हो जाता है, वो हर चीज़ को बड़ी सेंटिमेंटली लेने लग जाते हैं, अपने आप को खुद को भी उनको यूजलेसनेस की फीलिंग आती है, जो काम वो आराम से कर लेते थे अब उनको मुश्किल होती है वो काम उतने ही जल्दी करने में, उनको वो चाहें तो भी नहीं कर पाते हैं। सो इसमें एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, यू आर ओनली एज ओल्ड एज यू फील। अगर आप अंदर से अपने आप को बूढ़ा समझेंगे तो आप ज़्यादा बूढ़ा महसूस करेंगे। सो रिटायरीज जो होते हैं, जो अपनी इस एज को ऐसे परसीव करते हैं कि ठीक है उनकी कोई बात नहीं, दे आर एजिंग, बट फिर भी वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो कम वल्नरेबल होते हैं, उनको उनको ज़्यादा अपनी रिटायरमेंट एज से परेशानी नहीं होती, जो अपने आप को एंगेज रखते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में। जो लोग नहीं रखते हैं, जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई हम बूढ़े हो रहे हैं, या हमारे साथ एजिंग हो रही है, और वो दुख मनाते हैं इस चीज़ का, एजिंग का, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं बोर्डम के, वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। सो जेरोंटोलॉजिकल स्टडीज़ भी हुई है। जेरोंटोलॉजिकल स्टडी में ये बोला, क्लासिफाई किया है एज टाइप्स को, प्राइमरी एजिंग एंड सेकेंडरी एजिंग। मेरे बोल बोल के ना एक दिन में दो तो चार चार वीडियो बना के मेरे गले की ऐसी की तैसी हो चुकी है। सो मैं गर्म पानी पी के जैसे तैसे ठीक कर रही हूँ, मुझे 27 तक पूरा सिलेबस पूरा करना है। सो दैट्स वाई बहुत मुश्किल है, अभी मुझे खराश से गला ख़राब हो चुका है। एनीवेज, गेरोंटोलॉजिकल स्टडीज़ में क्लासिफाई किया है एज टाइप्स को, प्राइमरी एजिंग एंड सेकेंडरी एजिंग। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं अदर देन बायोलॉजिकल एजिंग के अलावा, जिसकी वजह से इसको क्लासिफाई किया है। जैसे प्राइमरी एजिंग जो है वो मोस्टली बायोलॉजिकल एजिंग को ही बोलते हैं, एंड सेकेंडरी एजिंग होती है जो हम जिस तरह से अपने आप को हैंडल कर रहे हैं, यानी कि ये इंडिविजुअल के कंट्रोल में ही होता है। डिजीज़, एब्यूज़, डिसयूज़, जैसे जिनकी गलत हैबिट्स हैं, उनकी सेकेंडरी एजिंग में चले जाते हैं वो। जिनको बीमारी है लेकिन वो अपनी बीमारी का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने टाइम से मेडिसिन नहीं लेते, डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते, हर चीज़ का अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं ओल्ड एज में। सो उनकी सेकेंडरी एजिंग शुरू हो जाती है। तो ये फैक्टर्स तो इंसान के खुद के कंट्रोल में होते हैं, वो तो कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एजिंग को हम नहीं रोक सकते, लेकिन सेकेंडरी एजिंग तो रोक सकते हैं, है ना। सो मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन बाय मीन्स ऑफ फंक्शनैलिटी भी हम करते हैं, मतलब तरह तरह के क्लासिफिकेशन इन्होंने दिए हैं। सो एक तो गेरोंटोलॉजिकल स्टडीज़ में ये आया है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स अदर देन बायोलॉजिकल एजिंग कौन कौन से हैं। फिर मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन एक और है जो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे है, कंपेरेटिव स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी एंड हेल्थ इन सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट विद दोज ऑफ सेम क्रोनोलॉजिकल एज। किस तरह की एक्टिव फंक्शनैलिटी कैसी है इंसान की, है ना। फंक्शनैलिटी मतलब किस तरह की वो एक्टिविटी कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड क्या सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट है उनका, ये सारी चीज़ें असर डालती हैं। सो यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइजेशन जो किया है वो किया है यंग ओल्ड। यंग ओल्ड कौन से लोग हैं, जो 65 से 74 ईयर्स की एज के हैं बट एक्टिव है अपनी डेली लाइफ में। वो एक्टिव मतलब भाग दौड़ वाला एक्टिव नहीं, मतलब अपना खुद का सब कुछ खुद से कर लेते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और किसी की मदद करना हो तो वो भी कर देते हैं। तो वो 65 से 75 के वो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जो डेली लाइफ में एक्टिव हैं, एंड यंग ओल्ड माने जाते हैं वो। ओल्ड ओल्ड कौन से पीपल हैं, जो 75 से 84 के बीच में है, एंड मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी उनमें देखी गई है, बट इन्फर्मिटी है उनमें, और उनमें थोड़े फ्रेजिलिटी भी है, मतलब कि थोड़े से खतरा है कि चोट वोट ला सकती है, क्योंकि नाजुक हो चुके हैं अब 75 से 84 के बीच में।
ना ओल्डेस्ट ओल्ड कौन है, जो 85 एंड उससे अबव हैं, एंड बहुत मुश्किल होता है उन्हें डेली टास्क करना। सो ये उस एज के हैं। तो अब आप क्लासिफाई कर सकते हैं आपके पेरेंट्स किस एज में आते हैं, यंग ओल्ड हैं कि ओल्ड ओल्ड हैं या ओल्डेस्ट ओल्ड है। ऐसा क्लासिफिकेशन इसमें फंक्शनैलिटी के बेसिस पे किया गया है। सो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में फंक्शनैलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपको यही लिखना है, यंग ओल्ड, ओल्ड ओल्ड एंड ओल्डेस्ट ओल्ड। एरिक्सन्स की साइको सोशल थ्योरी आई थी एक, अगर आपको याद हो, उसमें इन्होंने बताया था कि जब ओल्ड एज हो रही होती है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करता है ओल्ड एज पर्सन। उसका फोकस बहुत चीज़ों पे होता है अपनी लाइफ से रिलेटेड, कि उसने किस तरह का लाइफ जी है अभी तक, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, कि अपनी लाइफ के बारे में सोचना कि मैंने क्या अपनी लाइफ में क्या क्या किया। वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील करता है या रिग्रेट फील करता है अपनी लाइफ में, क्योंकि हर इंसान को ये तो अंदाज़ा हो ही गया होता है कि उसने अपनी लाइफ को सबको खुश करके जिया है, खुद को खुश करके जिया है, या सबको दुखी करके जिया है, या खुद को दुखी करके जिया है, किस तरह से उसने अपनी अभी तक की लाइफ स्पेंड की है। सो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में उसको सब कुछ समझ में आने लगता है। एंड देन वो अब उसको अगर उसने सब कुछ अच्छे से जिया है, तो उसको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगी, और अगर उसने कुछ सफ़र किया है या उसने कुछ मिस कर दिया अपने यंग एज में, तो उसको रिग्रेट फील होगा। सो जो जो अकम्प्लिश्ड फील करते हैं उनको तो सेंस ऑफ इंटीग्रिटी होती है, बट जो नहीं ऐसा फील करते हैं तो वो रिग्रेटफुल होते हैं और डिस्पेयर्ड होते हैं। ऐसा एरिक्सन्स की साइको सोशल थ्योरी में बताया गया है। तो अगर एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी ऑफ एजिंग पूछा जाए, तो आपको ये डाल के आना है। नाउ सक्सेसफुल एजिंग के बारे में बात करते हैं। जब कोई आपने सेलेब्स देखे हैं, उनका कभी इंटरव्यू आता है, बहुत एज हो गई होती है बट यंग और खूबसूरत बिल्कुल वैसे ही लग रहे होते हैं, स्मार्ट लग रहे होते हैं एजिंग के बाद भी, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एजिंग ग्रेसफुली, एजिंग एज वाइन, है ना, ऐसे टर्म्स उनके लिए यूज़ करते हैं। सो ये सक्सेस इन एजिंग होता क्या है, या सक्सेसफुल एजिंग का क्या मतलब होता है, ये वर्ड पॉपुलर किया था रॉ एंड खान, आई डोंट नो ये इसको कैसे रीड करेंगे इनके नेम्स को, बट मैं तो रो एंड खाई कहूँगी। इन्होंने इस सक्सेसफुल एजिंग के बारे में बात की थी सबसे पहले, और उन्होंने बोला था 3 फैक्टर्स पे ये बेस्ड होती है सक्सेसफुल एजिंग। नंबर 1, नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, कोई डिसेबिलिटी नहीं हो, कोई डिजीज़ ना हो। सेकंड, हाई कॉग्निटिव एंड फिजिकल एबिलिटीज़, अच्छे से दिमाग को प्रोसेस कर सकते हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ भी हैं उनमें। एंड देन तीसरा है मीनिंगफुल सोशियो इमोशनल इंटरेक्शन विद अदर्स, सही से लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, लोगों से मिल पा रहे हैं, अपने इमोशंस को हैंडल कर पा रहे हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें किसी एजिंग पर्सन में आपको दिखती हैं, मतलब वो सक्सेसफुल एजिंग हो रही है उनकी। सो इस हम ऐसे तो एज को रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब जो सक्सेसफुली एज भी हो रहा है वो ऐसा नहीं कर सकते। एंड कभी कभी तो जो यंग दिख भी रहे होते हैं ज़्यादा एज होने पर, वो इसीलिए भी होता है क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई लोग जेनेटिकली बड़े यंग दिखते हैं, जब 10-10 साल भी छोटे दिखते हैं, ऐसे भी आपको मिलेंगे लोग। बट इसके अलावा बायोलॉजी एंड लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपने खुद की बॉडी और माइंड के साथ क्या कर रहे हैं। सो बहुत सारी डेफिनेशन है सक्सेसफुल एजिंग की जो इस बॉक्स में दी हुई है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सक्सेसफुल एजिंग करके। थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कितनी है, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग कैसा है उनका, है ना, हैप्पीनेस एंड कंटेंट कितना फील करते हैं, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है, देन पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग न्यू थिंग्स की कैपेसिटी उनमें कितनी है, फिजिकल हेल्थ एंड फंक्शनिंग, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग कैसी है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिसोर्सेज उनके पास कौन कौन से हैं। एंड देन इसमें क्या क्या आएगा, परसीव्ड ऑटोनॉमी, मतलब वो अपने हिसाब से कितना अपने हक से सारी चीज़ें कर सकते हैं, कंट्रोल, इंडिपेंडेंस, एडेप्टेबिलिटी, कोपिंग, सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव आउटलुक, गोल्स, सेंस ऑफ सेल्फ, ये वाली चीज़ें साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये सारी उनमें है कि नहीं है। देन सोशल कम्युनिटी कैसी है उनकी, लीजर एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, पार्टिसिपेशन कितना है बाहर की एक्टिविटी में, सोशल नेटवर्क, सपोर्ट सिस्टम, पार्टिसिपेशन, एक्टिविटी ये कैसा है। फिर एडिशनल ले डेफिनेशंस भी हैं, जैसे कि अकम्पलिशमेंट, एन्जॉयमेंट ऑफ डाइट, देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नेबरहुड, फिजिकल अपीयरेंस, प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूशन टू लाइफ, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ पर्पस, स्पिरिचुअलिटी, ये वाली चीज़ें भी सक्सेसफुल एजिंग के अंदर आती हैं। तो ये कुछ इंडिसेस हैं जिसके बेसिस पे आप सक्सेसफुल एजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या, कई लोग कई एजेड होके बड़े मजाकिया होते हैं, आपने अगर ओल्ड एज पीपल से बात की है। नाउ थ्योरीज ऑफ सक्सेसफुल एजिंग के बारे में बात करेंगे। पहली है सिलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपेंसेशन।
ठीक है, ये प्रपोज की थी मिरिस्के, लैंग, बेल्टेज एंड बाल्टेज, 1995 में किया था। इन्होंने बोला है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं वो डिजायर्ड एक्टिविटीज़ और गोल्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हैं बाय रीजनेबली ऑप्टिमाइजिंग देयर रिसोर्सेज, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइज करके, and their ability to compensate for any shortcomings that are a result of aging. अब एज होने पर वो लोग वो काम तो नहीं कर सकते जो यंग एज में करते थे और जिसको एंजॉय करते थे, लेकिन वो उसी से मिलता जुलता कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो उनकी एज में पॉसिबल है करना। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कोई ओल्ड पर्सन है जो जब यंग थे, यंग डेज में फुटबॉल खेलना बड़ा पसंद करते थे। ऑब्वियसली अब एज हो गई है, जॉइंट चलते नहीं है, कैसे करेंगे, है ना, पेन होता है। सो वो तो नहीं कर सकते, फुटबॉल तो नहीं खेल सकते, नहीं तो और टूट फूट जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी कोई एक्टिविटी ले लेंगे जो उनकी एनर्जी जितनी पॉसिबल है और जितना टाइम उनका वो निकाल सकते हैं उस एक्टिविटी के लिए, वो निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मे बी वॉक कर ले, है ना, बर्ड वॉचिंग कर ले बैठ के, या कुछ टेबल टेनिस जैसा गेम खेल ले बैठे बैठे, या कैरम बोर्ड खेल ले। इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं जो उनको खुशी देता है, उसको रिप्लेस कर सकता है अपने यंग एज के किसी फेवरेट एक्टिविटी से। नेक्स्ट थ्योरी है सोशियो इमोशनल सिलेक्टिविटी थ्योरी। सोशियो इमोशनल सिलेक्टिविटी थ्योरी है जब आप ये क्या कहता है, ये कहती है थ्योरी कि जब आप यंग थे, आपको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, आप न्यू कॉन्टैक्ट्स बनाते थे, आप को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ कुछ चीज़ों में को अडेप्ट कर लेते थे, है ना। और समटाइम्स अगर पैसा भी खर्च करना पड़े तो आप वो भी करते थे फैमिली के साथ। या समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। फैमिली के साथ चाहे आप टाइम स्पेंड करो ना करो, यंग एज की बात कर रही हूँ, करो ना करो, लेकिन आप उस एक्टिविटी के लिए पैसा खर्च कर ही देते थे। आपको लगता था कि ठीक है, फैमिली के साथ तो रहना ही है, अभी एंजॉय कर लेते हैं। ये मोटिवेशनल ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होता है। तो ओल्ड पीपल जो होते हैं, ये किसने बताया था, कार्स, अगेन ये प्रोनाउंसिएशंस में थोड़ा सा गड़बड़ होता है इनके नेम्स का, कार्स्टेंसन, फंग एंड चार्ल्स, मे बी यही है इसका प्रोनाउंसिएशन। 2003 में इन्होंने बोला था कि ओल्डर पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा पर्सन फोकस्ड हो जाते हैं रादर फ्यूचर फोकस्ड। उनको अब करियर से मतलब नहीं, उनको घूमने फिरने से मतलब नहीं, उनको लोगों से मिलने में मज़ा आता है। वो फिर से वही फैमिली टाइम में एंजॉय करना शुरू कर देते हैं लव्ड वंस के साथ। इवन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में उनके जो मेंटोर होते हैं वो मेंटोर करना चाहते हैं, उस प्रोफेशन के लोगों को गाइड करना चाहते हैं, वो दुनिया को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं। इस तरह के उनमें सिस्टमैटिक चेंजेस जो हैं वो आप देखेंगे। वो उनका लाइफ को लेकर परसेप्शन चेंज हो जाता है, जैसे उनको रियलाइज़ होता है कि अब लाइफ बहुत कम बची है। सो ये जो थ्योरी है ये कहाँ से ड्राइव की गई है, डिस एंगेजमेंट थ्योरी ऑफ एजिंग बाय कमिंग एंड हार्ने, इनकी थ्योरी से ड्राइव की हुई थ्योरी है सोशियो इमोशनल सिलेक्टिविटी थ्योरी। सो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था डिस एंगेजमेंट थ्योरी ऑफ एजिंग में, कि एजिंग जब होती है तो वो धीरे धीरे म्यूचुअल डिस्कनेक्शन हो जाता है ओल्ड लोगों का बहुत सारे सोशल सर्कल से, है ना, अपने आप ही होता है क्योंकि आप नहीं कर पाते हो। सो जैसे ऑफिस से आप रिटायर हो जाते हो तो आपका ऑटोमेटिकली सोशल सर्कल छोटा होता जाता है, आप सबसे कनेक्टेड नहीं रह सकते हो। कोई जिनसे आप ऑफिस में कभी टकरा भी जाते हैं, हाय हेलो कर लेते थे, अब वो भी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है क्योंकि आप रिटायर हो गए। अब ये जो हेल्दी डिस्कनेक्शन जो था वो अगर सोशली देखे जाए तो वेल एडजस्टेड है ना, वो तो डिस्कनेक्ट, रिटायर हो गए तो डिस्कनेक्ट हो गए। ऐसे हम सोशल इम्प्रिंजर्स की तरह नहीं देखेंगे उसको, है ना। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज एक्टिविटी थ्योरी ऑफ एजिंग। एक्टिविटी थ्योरी ऑफ एजिंग जो है वो हैविग्स हर्ट एंड एल्ब्रेक्ट ने दी थी। अगेन प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। इन्होंने पोस्टुलेट किया था कि बहुत सारे लाइफ के इवेंट जब इंसान एक्सपीरियंस कर लेता है उसके बाद, जैसे कि रिटायरमेंट हो जाता है या हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगती है, तब क्या होता है, तब ओल्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने नॉर्मेटिव जो रूटीन्स एंड एंगेजमेंट्स होते हैं उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो मिडिल एडल्टहुड की एज में किया करते थे, मे बी जॉगिंग कर लेते थे, दौड़ लगा देते थे, स्विमिंग कर लेते थे, बहुत सारी चीज़ें कर लेते थे। सो
अब जब वो एज हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, अब इतना नहीं बन रहा, तो कंप्लीटली गिविंग अप ना करें। इसमें ये थ्योरी ये कहती है कि वो उन चीज़ों को जो वो हमेशा एंजॉय करते थे या परस्यू करते थे, उसको वो कंप्लीटली गिव अप नहीं करते हैं। वो उसका अल्टरनेटिव फाइंड करते हैं कि उसका अल्टरनेट क्या है जिसमें वो एंगेज हो सकते हैं, सो दैट या जैसे कि ऐसी एक्टिविटी जो उनको वो जिससे मिल भी ले दूसरों से और उन्हें अच्छा भी लगे, जैसे सोशल वर्क हो गया है ना, वॉलंटियर कर लिया सोशल वर्क के लिए, कोई नई हॉबी ढूंढ ली जो वो हमेशा से चाहते थे लेकिन वर्क की वजह से, कमिटमेंट की वजह से नहीं कर पाते थे। एक्टिव रहना। सो तो सोसाइटी के लिए एंड सोसाइटी बाय सोसाइटी। सो यूजुअली जब ये इस तरह से करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी उनको खुद सेल्फ वर्थ भी महसूस होता है और लाइफ सेटिस्फैक्शन भी होता है ऐसे करने से। नेक्स्ट थ्योरी इज कंटिन्यूटी थ्योरी ऑफ एजिंग। कंटिन्यूटी थ्योरी ऑफ एजिंग जो है, एचले ने 1989 में दी थी। उन्होंने बोला कि एजिंग में ज़रूरी है कि एडेप्टिव मैकेनिज़्म्स यूज़ करें, सोशली सैंक्शनड एडेप्टिव मैकेनिज़्म है एजिंग के, जिसमें ओल्डर जो एडल्ट्स होते हैं वो अपना लिंक मेंटेन करते हैं अपने पास्ट से। पास्ट से मतलब उनकी पास्ट की कोई भी चीज़ें हैं जिससे वो कनेक्ट रहना चाहते हैं, उन एक्टिविटीज़ को वो कंटिन्यू करते हैं, अपने बिलीव्स को, सोशल रिलेशनशिप्स को, जैसे जैसे वो एज होने लगते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि फ्रेंड्स के इसके साथ रीयूनाइट होना, स्कूल वर्क के फ्रेंड्स जो थे, एंड या उनके साथ रनिंग करना, उनके साथ ब्रिस्क वॉकिंग करना, ये कंटिन्यू करना। तो कंटिन्यूटी थ्योरी ऑफ एजिंग में ऐसा बोला गया है। ये ऑलमोस्ट ये थ्योरीज ना एक जैसी हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एक का दूसरे में भी लिख के आ सकते हैं। तो थोड़ा 2-3 बार इसको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर सक्सेसफुल एजिंग। जब सक्सेसफुल एजिंग होती है तब पॉजिटिव साइकोलॉजी का रोल कैसे आता है, कहाँ आता है। तो पॉजिटिव एजिंग जो है ये टर्म है जिसको हैविग्स हर्ट ने डिफाइन किया था, एंड ये इंक्रीमेंटल लॉन्जिविटी एंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लाइफ, ऐसा इसको बोला गया है। जो रिफ ने भी डिफाइन किया था पॉजिटिव एजिंग का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव तो मतलब लंबा जीना एंड सेटिस्फाइड जीना। सो इन जो रिफ है उन्होंने 1982 में सिमिलर डेफिनेशन दी थी कि सक्सेसफुल एजिंग जो होता है वो पॉजिटिव ऑप्टिमल फंक्शनिंग होता है इन डेवलपमेंटल प्रोग्रेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। अपनी पूरी लाइफ स्पैन में जो डेवलपमेंटल आप प्रोग्रेस कर सकते हो। नाउ रिड्यूसिंग एजिज्म के बारे में बात की गई है। क्या हम एजिंग जो हो रही है उसको रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट देन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप होता है ना, जो सोसाइटी जनरली ओल्ड एज के बारे में बोलती है, कि यंग पीपल, जैसे कुछ हमने पहले से मिथ्स बना के रखे हैं, टैबूज बना के रखे हैं अबाउट यंग पीपल कैन नॉट बी अ लीडर एंड ओल्ड पीपल कैन नॉट बी एक्टिव, है ना, ऐसा हम सोचते हैं। जनरली हमारी सोच यही होती है। सो ये इंसान सोसाइटी में जब ये चीज़ें देता है, अपने प्रिजुडिस्ड बिहेवियर्स में भी शो करने लगता है, और एजेड लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, है ना। अपने आप ही उनकी उनसे पावर्स उनकी वापस ले ली जाती हैं। तो ये जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन होता है वो मेंटल हेल्थ पे भी होता है और फिजिकल हेल्थ पे भी होने लगता है जैसे जैसे इंसान एज करता है, और वो जिस तरह से परसीव करता है वो भी मैटर करता है ना। सब्जेक्टिव एज जिसे कहते हैं, बिकॉज एज जो है वो क्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है। आपको लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपको किस तरह से बिहेव कर रहे हैं लोग, उस हिसाब से आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेवी ने पीस मॉडल बताया था। इन्होंने इस मॉडल में बताया कि हम मॉडल एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एजिज्म थ्रू पॉजिटिव एजुकेशन। सो ये वाला जो मॉडल है ये पॉजिटिव एजुकेशन अबाउट एजिंग अगर दे दें, कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बता दें, तो जो एजिज्म है वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसा ये मॉडल कहता है कि हम एजिंग को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव एजुकेशन अबाउट एजिंग देने लगे एंड कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो ये जो एजुकेशन अबाउट एजिंग विद पॉजिटिव ओल्डर रोल मॉडल्स से दिया जा सकता है, जो हमें ये बताते हैं कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जब हम ओल्ड हो रहे होते हैं।
हमें ये जो मिथ है इसको तो भूल जाओ, ये जो मिथ्स चले आ रहे हैं कि एज हो जाती है तो ऐसा कि वैसा। बट पॉजिटिव एजिंग जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देके जो बहुत अच्छे से एज हो रहे हैं, जो अपना ध्यान रख रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या फालतू की बातें चल रही हैं एज को लेकर। तो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंसेस भी हेल्प करते हैं कि हमारे रिलेशंस जो हैं उनको मेंटेन करने में, उनको मैनेज करने में, इंटीग्रेट करने में। सो उससे क्या होता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन से और एक साथ इकट्ठा होके किसी सोशल प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है जो आपको एक पॉजिटिविटी दिखाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो एटीट्यूड्स अबाउट एजिंग एंड ओल्डर एज के बारे में हम सुनते हैं लोगों से, तो हमारे ऊपर क्या बीतती है, ओल्ड एज पीपल पे क्या बीतती है बेसिकली। आई एम सीइंग माई सेल्फ एज अ ओल्ड पीपल टू टीच दिस टॉपिक सो दैट मैं अच्छे से समझ सकूँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है। सो जब लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं एज बोल के और या कुछ ऐसे करके, तो उसमें क्या क्या फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है, डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग, ये महसूस होता है। अब इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इसका क्या पड़ता है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जैसे हेल्थ केयर, हाउसिंग, ये सब आपको सोसाइटी इस तरह से बताना शुरू कर देती है। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स पे क्या होता है, जब इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, करियर्स, कॉग्निटिव, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये वाली चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एंड देन यहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और ये बोथ साइड एरो है, मतलब इसका इस पे इम्पैक्ट होगा और इसका इस पे इम्पैक्ट होगा। ओल्डर एडल्ट्स पे क्या होगा, करियर्स, कॉग्निटिव, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं ओल्डर एडल्ट्स के कि अब जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे। सोसाइटी क्या क्या पॉलिसीज़ उनके लिए लेके आने लगती है, या खुद ही एजिंग जो लोग हैं वो सोसाइटी इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चों पे क्या होता है, बच्चे इस चीज़ को समझते हुए किस तरह से उनके सारे किस तरह से वो अपना माइंडसेट बना लेते हैं, और इनके माइंडसेट की वजह से इन पे क्या असर पड़ता है, एंग्जाइटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब महसूस करते हैं। नाउ ये जो थ्योरी थी अपनी पीस मॉडल टू रिड्यूस एजिज्म, वो क्या कहता है, एजुकेशन अबाउट एजिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप एजुकेट करेंगे तो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट विद ओल्डर एडल्ट्स के साथ लोग पॉजिटिवली कॉन्टैक्ट करेंगे। अब ये दोनों ठीक होंगी तो एटीट्यूड जो है ये वाले पे भी इस चीज़ का असर पॉजिटिवली ही पड़ेगा। एंग्जाइटी नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं फील करेंगे, प्रीजुडिस नहीं फील करेंगे, कोई स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस नहीं होगा किसी का भी। अगर ये नहीं होगा तो इन सब चीज़ों में चेंज आएगा। तो ये पीस मॉडल ऑफ टू रिड्यूस एजिज्म है जो लेवाई ने दिया था। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव एजिंग। प्रोडक्टिव एजिंग क्या बोलता है, प्रोडक्टिव एजिंग का मतलब है जब इंसान ओल्ड हो रहे होते हैं तो वो अपने वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उनको वर्क करना पड़ेगा अपने वेलफेयर के लिए। सो वो कुछ भी हो सकता है, आप चाहे अपने वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं या फिर अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए लार्ज लेवल पे वर्क करना लगते हैं। इसका बस यही है कि आप प्रोडक्टिव रहेंगे, आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो सर्विसेज जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अनपेड वर्क होगा, जैसे कि बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ा देना, है ना, ट्यूशन तो नहीं बोलेंगे, ऐसी एजुकेट कर देना, क्लासेस लेना शुरू कर देना, सो दैट आपको ये लगेगा कि आप एज तो हो रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्टिव हैं अभी भी, आप अपना एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, आप यंगस्टर्स को गाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। आइडिया बस यही है कि जो डिसेबल वाला नोशन आ जाता है कि एज के साथ इंसान डिसेबल हो जाता है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो अपनी सर्विसेज एंड सर्विसेज को कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। अगर कुछ एजेड पीपल अर्न भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि तो डिपेंडिंग अपॉन आप अपने एजिंग को प्रोडक्टिव कैसे बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं वो सर्विस देके या फ्री में भी करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। इट्स जस्ट एक सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी आती है व्हेन यू सी द रिजल्ट्स, है ना। आप किसी को पढ़ाएंगे, वो नंबर अच्छे लाएगा, कुछ बन जाएगा, तो आपको लगेगा मेरी बदौलत बना है ना। सो वो चीज़ें। देन एक्सेप्टिंग डेथ एंग्जाइटी। जब हम डेथ के बारे में बात करते हैं अंदर से रूह काँप जाती है ना, चाहे अपनों की करें या खुद की करें। सो बहुत सारे टैबूज़ हैं जो डेथ से रिलेटेड है, जो कंसेप्ट ऑफ डेथ है, और जो भी इसके बारे में लोगों के दिमाग में एप्रीहेंशंस होते हैं वो सारे डरावने ही होते हैं, है ना। लोगों को स्ट्रेस हो ही जाता है। ओकेशनली ऐसा होता है कि ये हमें ऐसा एज अ नॉर्मल हमें फील करें, लेकिन जनरली हम डरते हैं इस चीज़ को लेकर। और जैसे जैसे इंसान इसके पास पहुंचने लगता है, ओल्ड एज आने लगती है, उसको इस चीज़ का एहसास भी होने लगता है।
ये जो एप्रीहेंशंस है वो इमोशनल डिफ़िकल्टी भी पैदा करने लगती हैं। और डेथ एंग्ज़ायटी को एक्सेप्ट करना वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई इंसान इसको एक्सेप्ट कर लेता है इस एंग्ज़ायटी को कि हाँ ठीक है, ये तो सच्ची है, सच्ची बात है, होना ही है किसी दिन। तो जो ये पैराडॉक्सिकल रियलिटी है, जो होना ही होना है। सो जब इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो रेज़िलियंस उसमें बढ़ जाती है ना? वो लाइफ़ का मीनिंग अच्छे से समझने लग जाता है एंड फ्लरिश भी करता है। तो पॉज़िटिव एटीट्यूड होना और उसका सही मीनिंग निकाल के अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें तो हम वेलबींग बड़ी अच्छी हो जाती है ओल्ड एज में। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेथ एक्सेप्टेंस बताई हुई है इसमें। सो टाइप्स ऑफ डेथ एक्सेप्टेंस अगर आया तो वोंग एंड टोमर ने दी थी। ये क्या क्या है देखिए। एक होता है अप्रोच एक्सेप्टेंस, यानी कि डेथ विल कम एनीवे, डेथ तो आनी आनी है, वो अप्रोच हो ही रही है, सो वो तो आनी आनी है, लेट मी लिव माई बेस्ट लाइफ। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने बोला ठीक है आनी है, अब तो मैं जीऊँगी, अपने अपने जी भर के जीऊँगी, है ना? ये तो हो गया अप्रोच एक्सेप्टेंस। एक होती है आफ्टर लाइफ एक्सेप्टेंस। आई विल गेट टू रीयूनाइट विद माय लव्ड वंस, जो उन्होंने इसे अभी एट प्रेज़ेंट बहुत सारे लव्ड वंस खो दिए। तो अब वो आफ्टर लाइफ एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि ठीक है मेरा भी, मैं भी एक दिन चली जाऊँगी और अपने लव्ड वन से मिलूँगी जो पहले ही मुझसे चले गए, है ना? फिर नेक्स्ट इज़ एस्केप एक्सेप्टेंस, जहाँ पे आप डेथ इज़ अ रिलीफ फ्रॉम दिस पेन एंड सफरिंग। जो बहुत सफ़र कर रहे होंगे इस जन्म में, वो सोच रहे होंगे ठीक है एक दिन आए तो जल्दी से मुक्ति मिले इस कष्ट से, है ना? ऐसा भी सोचते हैं, वो एस्केप एक्सेप्टेंस होती है। देन एग्जिस्टेंशियल एक्सेप्टेंस भी होती है कि डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इस तरह से एग्जिस्टेंशियल एक्सेप्टेंस हो गई। कई लोग ये सारी चीज़ें एक साथ भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ एक ही के अंदर चलेगी, एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें भी चल सकती हैं। सो नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बात करें। अब बहुत सारे साइकोलॉजिकल एंड अफेक्टिव इम्प्लीकेशंस आप देखेंगे। कॉग्निशंस कॉग्निशन में देखेंगे ये सारे इम्प्लीकेशंस। जब भी कोई इंसान के अंदर एजिंग हो रही होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे कि लोनलीनेस, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, जितने यंगस्टर्स हैं सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, फैमिली का कोई मेंबर वेला होता ही नहीं है। तो वो जो ओल्ड एज पर्सन है वही घर में बेचारा अकेला परेशान होता है। हाँ, उसको पता ही नहीं, लोनलीनेस फील होती है उसको, उससे बात करने वाला कोई नहीं होता, उसको एंग्जाइटी फील होती है क्योंकि वो हिल डुल ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तरह तरह के डर होते हैं अंदर, है ना? डिप्रेशन होने लगता है, डिसेबिलिटी हो जाए तो और मुश्किल हो जाता है। एंड देन पेन, जो दर्द ओल्ड एज की वजह से होने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई होती हैं, मसल्स वीक हो गई होती हैं, कोई चीज़ ज़्यादा काम कर लिया तो वो दर्द में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर होती हैं। एंड देन याददाश्त की परेशानियाँ, और इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है, स्लीप नहीं होती, ठीक से नींद नहीं आती, मोटिवेशन नहीं रहता, डिसेबिलिटी हो जाती है, क्रॉनिक पेन्स हो जाते हैं। सो पॉजिटिव इंटरवेंशन जो है वो इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकता है। हमारा कोपिंग की जो एबिलिटी है उसको एनहांस कर सकता है। हमारी जो रिस्क, इंजरी की रिस्क होती है उसको डिक्रीज़ कर सकता है अगर हम पॉजिटिव इंटरवेंशंस करें। सेल्फ केयर जो नहीं कर रहे होते हैं वो इम्प्रूव कर सकता है। पेन किलर्स ना खाना पड़े उस पे डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकता है। जो कई लोग ओपियोइड भी लेते हैं, ओपियोइड यूसेज भी लोग करते हैं, पैसा होता है तो इस पे भी खर्च कर लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटरवेंशंस ना ये सारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोपिंग डिक्रीज्ड कोपिंग एबिलिटी हो गई, या रिस्क ऑफ इंजरी हो गई, या लैक ऑफ सेल्फ केयर हो गया, ये सारी चीज़ों को पॉजिटिव इंटरवेंशन कम कर सकता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकता है। तो अब हम क्या करें ऐसा? अभी तक तो हम बहुत डायलॉग मार दिए, बहुत एप्रिसिएशन भी हो गया। सो अब जब इसकी बात करते हैं तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन हेल्प करती है इसमें। मैंने बहुत हेल्प करती है, और ये बैक पेन ठीक कर देती है, इंसोम्निया ठीक कर देती है, स्लीप क्वालिटी को सही कर देती है। सो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस रिडक्शन की, जो हेल्प करेगी। बायोलॉजिकल एजिंग का प्रोसेस भी स्लो कर सकती है पॉजिटिव प्रैक्टिस, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव मैकेनिज़म्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिविटी, होप, ह्यूमर, सेल्फ कंपैशन,
है ना। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं डिमेंशिया में भी, मतलब जिनको मेमोरी लॉस होने लगता है एज के साथ। अगर वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें, हंसी मजाक, थोड़े क्रिएटिव रहें, तो ये पॉजिटिवली कोपिंग हो जाती है एजिंग की। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर सोशो इमोशनल सिलेक्टिविटी थ्योरी ने हमें बताया था कि पॉजिटिविटी बायस जो होती है, जैसे आपका जो कंटेंटमेंट की फीलिंग है उसको आप मैक्सिमाइज कर लें, है ना, सेरेनिटी को मैक्सिमाइज कर लें, हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर लें, तो ये हमें हेल्प करता है अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और ये जो क्रिटिसिज्म दुनिया करती है उसको हम ओवरलुक भी कर सकते हैं। सो जो हमारे सराउंडिंग है उसमें अगर आप जॉवियल रहें, एन्जॉय करते रहें, अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को चेरिश करते रहें, डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसको उससे मोटिवेट होते रहें, सो बहुत सारे हमारे वेलबींग अच्छी रहेगी और हमारा लाइफ भी सेटिस्फैक्शन रहेगा लाइफ में। कैथोलिक नन्स के ऊपर स्टडी की गई थी, जो 80 इयर्स की एज की कैथोलिक नन्स थी। इसमें ये पाया गया कि जो हमेशा चेयरफुल नन्स होती थी उनका सर्वाइवल रेट 75% था। एंड जो चेयरफुल नहीं रहती थी, लेसर चेयरफुल रहती थी, उनका सर्वाइवल रेट 40% था। तो ये स्टडीज़ में ही पता चला है कि जो चेयरफुल रहते हैं वो ज़्यादा जीते हैं और जो दुखी रहते हैं वो जल्दी ही टिकट साफ हो जाता है। सो लोअर लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो है वो डिमेंशिया से एसोसिएटेड है। अगर आप दुखी रहेंगे तो आपकी मेमोरी लॉस जल्दी होगी। सो जो भी लिसनर्स हैं एजिंग हो रहे हैं तो अपने आप पर पिटी करना बंद करें और खुश रहना शुरू करें आज से। सारी अपनी इच्छाएं पूरी करें, जितना हो सकता है उतना जिए, खुल के जिए। सो लेसर सोशल सपोर्ट भी उनका रहता है क्योंकि वो किसी से मिलते ही नहीं है, दुखी रहते हैं, हर चीज़ में बुरा ही मान जाते हैं। सो अगर जो लोग ऐसा करेंगे तो उनके साथ मुश्किल हो जाएगा। उनकी डिपेंडेंस भी फिर ज़्यादा हो जाती है कि कोई लेके जाएगा तो जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, लोनलीनेस फील करने लगता है। इसीलिए खुश रहना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट इज़ एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी मानी गई है। अगर आप एक्टिव हैं अपनी लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली दौड़ भाग करना शुरू कर दें कि मुझे एक्टिव होना है। वो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एडिक्वेट एंड रेगुलर जो चैलेंजेस है उस पे वर्क करें। अपने आप को चीज़ों करते रहे, कुछ ना कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज़ करते रहे, दूसरे लोगों के साथ करें, अपने अकेले में ना करें कोई काम। मतलब करें लेकिन ज़्यादा लोगों से मिलकर करें, लोगों से प्लेइंग कार्ड खेलना, है ना, रेगुलर जो एक्टिविटी है, साथ में बैठ के टीवीज़ वॉच करना, सीरियल वॉच करना, हंसी मजाक करना। तो एक्टिव लीजर एक्टिविटीज़ ने हेल्प किया है बहुत सारे। यहाँ पे कोरियन पीपल पे स्टडी हुई थी। एल्डरली 397 एल्डरली कोरियंस पे एजिंग 65 एंड अबव, उनके ऊपर स्टडी हुई थी। उनको एक्टिव लीजर एक्टिविटीज़ करवाई थी, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं, जस्ट एल्डरली पीपल जो एन्जॉय करते हैं ओल्ड एज में फिजिकल हेल्थ को, एंड एज कम्पेयर टू जो पैसिव लीजर एक्टिविटीज़ करते थे, मतलब पड़े रहते थे एक ही जगह पे। एक जने थे जो थोड़े से हिल डुलते थे और कुछ थे जो वो पैसिव लीजर एक्टिविटीज़ कर रहे, पड़े रहेंगे बिल्कुल, कुछ नहीं हिलेंगे। सो जो एक्टिव थे वो सोशली वो उनकी एजिंग ज़्यादा अच्छी रही, सोशियो हेल्दी एजिंग रही उनकी, प्रोसेस बढ़िया रहा। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एंगेजमेंट। कई लोग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, है ना, मंदिर में जाने लगते हैं, और जो भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह के भजन वजन गाते हैं उनके साथ मिलके इन एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं। तो वो इनके इनर रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं, इनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं उससे। सो इसमें भी एक क्वासी एक्सपेरिमेंट हुआ था 60 एल्डरली रेजिडेंट्स के ऊपर इंडोनेशिया के, और पता चला कि जिन्होंने इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर थी। नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक थेरेपी, ये लास्ट पार्ट है इसका। सो म्यूज़िक वैसे भी कॉमनली सब लोग ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, म्यूज़िक सुनना अच्छा होता है, एंड इसके मैनी फोल्ड बेनिफिट्स भी पाए गए हैं, एंड ये पॉजिटिव इमोशंस को भी बूस्ट करता है, इसलिए म्यूज़िक सुनना चाहिए। सो लॉका ने 2007 में रिपोर्ट किया था कि जो लिसनिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो एसोसिएटेड है साइकोलॉजिकल वेलबींग में एल्डरली पीपल में। फिर हेज एंड मिनीचेलो ने भी 2005 में स्टडी की थी, क्वांटिटेटिव स्टडी की थी, जिसमें ये पता चला कि म्यूज़िक जो होता है वो लोगों में अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से रिकनेक्ट करवाता है,
उनको अपनी पुरानी चीज़ें याद आती हैं, उनकी वेलबींग बढ़ जाती है, वो स्पिरिचुअलिटी भी उनमें बढ़ जाती है अगर वो स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनते हैं। एंड ये हेल्प करता है पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम में, कॉम्पिटेंस में, इंडिपेंडेंस में एंड लोनलीनेस को भी अवॉइड करता है म्यूज़िक। इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि आप जाएँ और या तो आप ओल्ड एज होम में भी जा सकते हैं, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे, अपनी एजिंग किस तरीके से कर रहे हैं, सक्सेसफुल एजिंग किस तरह से कर रहे हैं। अगर उन आप इन्होंने एक ये भी बोला है कि आपके ग्रैंडफ़ादर जो होंगे अगर, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो हफ़्ते में कौन-सी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं और वो क्या-क्या चीज़ें करते हैं पूरे टाइम पे, ये सारी चीज़ें आप पता क लगा सकते हैं। सो इसमें बोला योर ग्रैंडफादर मे हैव लव टू स्पेंड वन डे अ वीक विद हिज फ्रेंड्स गोइंग फॉर अ फुटबॉल मैच और गोइंग फॉर अ डिनर। यू ऑब्जर्व दैट ही स्टिल मीट्स हिज फ्रेंड्स ऑन alternate days of his evening walk. This is the application of the continuity theory of aging in, इन्होंने continuity theory of aging का एक एग्जाम्पल बताया है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट एजिंग जो मैंने यहाँ बताया। आप एक बार सेल्फ रीडिंग ज़रूर करना, ये जस्ट एक फ्रेमवर्क था पूरे सिलेबस का जो मैं देती हूँ अपने वीडियोस में, जस्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार बड़ा मुश्किल है और बड़ा बोरिंग है, तो थोड़ा बोरियत कम करने का ये मेरा एक तरीका है। आई होप आपको ये यूज़फुल लगेगा। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।